हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस बुक से लिया हुआ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फेडरलिज्म। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के साथ रिलेट करके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं दोनों चैप्टर्स, एक पावर शेयरिंग और ये फेडरलिज्म। ठीक है, अभी आप ऐसे मान लीजिए ये वाली जो आपकी बुक है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो इसमें आप एक जर्नी पर निकल गए हैं। जर्नी मतलब एक सफ़र पे निकल गए हैं और उस सफ़र में एक-एक मोड़ आते जा रहे हैं। तो उसी मोड़ की तरह है ये चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। ठीक है? तो इसी तरह से हम एक-एक मोड़ को पार करके अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँगे और इन मोड़ को आपको एकदम ध्यान रखना है। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं अच्छे से। और रटना बिल्कुल है नहीं, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम रिलेट कर लेते हैं थोड़ा-सा चैप्टर नंबर 1 से पावर शेयरिंग के साथ। हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर था, डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट का, इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि एक तो गवर्नमेंट होती थी सेंट्रल लेवल पर, फिर उसके नीचे होती थी स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट, उसके नीचे होती थी म्युनिसिपैलिटी लेवल पर गवर्नमेंट। ठीक है? ये देखा था हमने। मतलब क्या होता था इसमें, डिफरेंट लेवल्स पर पावर जो है वो शेयर हो रही है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में। तो बस इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। इतना सा आप अभी ध्यान रख लीजिए। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का दूसरा नाम है फेडरलिज्म। अभी इतना सा आप ध्यान कर लीजिए। इस वाले चैप्टर में हम अच्छे से डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे फेडरलिज्म पर। ठीक है, अच्छे से हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस होते हैं फेडरलिज्म के, क्या बेनिफिट्स हैं फेडरलिज्म के, इसमें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, और अगर किया जाता है तो ऑन ग्राउंड उसकी क्या हालत है। और ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, ये पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में। जैसे कुछ लोग गांव से होंगे तो गांव में क्या होते हैं, प्रधान जी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे से। ठीक है, तो पूरा एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आप इसको रिलेट करके देखिएगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि चीज़ें वैसी होती हैं जो बुक में लिखा है। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? अब टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फेडरलिज्म। इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है फेडरलिज्म। और क्योंकि हमने थोड़ा-सा पहले ही बता दिया तो उससे ही रिलेट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बताएँगे आपको क्या होता है फेडरलिज्म, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा पुराना यादें ताज़ा कर लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडीज़। तो अब आपको याद भी होगा कि बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी थी, रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी थी। ठीक है, जो रीजनल गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती है उनको रीजनल गवर्नमेंट कहते हैं बेल्जियम में। तो हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो रीजनल गवर्नमेंट है ये पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये पहले भी एग्जिस्ट करती थी और इनके पास कोई ना कोई रोल भी थे, इनके पावर्स भी थी, लेकिन इन पावर्स में अंतर था। यहाँ की रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर तो पहले भी थी, लेकिन जो अब की पावर्स हैं इनको दी हुई और जो पहले की पावर्स हैं उनमें अंतर है, मतलब उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है देखिए, आपको मान लीजिए हम कोई चीज़ दे रहे हैं और आपको पास जो पहले से ही है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? हम जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो आपसे ले भी सकते हैं, ठीक है? और जो आपके पास पहले से ही है तो उनको हम ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो परमानेंटली आपका ही है। तो इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्या है, देखिए, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड कुड बी विथड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको पावर दी थी, किसको? रीजनल गवर्नमेंट को। और जब चाहे जब ये पावर इनसे विथड्रॉन भी कर सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। विथड्रॉन मतलब इनसे वापस भी ले सकती थी। लेकिन लेकिन जो अब पावर दी गई थी इनको, बाद में जब पावर दी गई, इनमें क्या था, इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया कि आपकी ये पावर्स हैं और आपसे ये कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंडिपेंडेंस पावर दे दी, मतलब अब इसको पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड होना नहीं रहा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है पावर्स के लिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये सबॉर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। रीजनल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। सबॉर्डिनेट मतलब इसके नीचे थी, मतलब इसको जवाबदेह थी, इसको आंसरेबल थी, क्योंकि इसको पावर किसने दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पावर का हिसाब किताब भी इसको देना रहेगा। तो सबॉर्डिनेट का मतलब यही है, क्या इसके नीचे थी ये। लेकिन अब वाली जो पावर दी थी इनको स्टेट गवर्नमेंट को, तो अब ये क्या है, ये पावर के लिए डिपेंडेंट नहीं रही हैं, किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये मेंशन कर दिया है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से पावर दी थी, किसको? रीजनल गवर्नमेंट को। लेकिन यहाँ पे इच्छा से नहीं दी है,
एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन हो गया है कि रीजनल गवर्नमेंट्स की ये पावर्स हैं और इनको इनसे कोई नहीं छीन सकता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बेल्जियम है वो शिफ्ट हो गया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। अब ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये फेडरलिज्म का उल्टा है। मतलब फेडरलिज्म में पावर डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर शेयर होती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर शेयर नहीं होती है पावर। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही पूरे कंट्री को रन करती है, वही पूरे कंट्री को गवर्न करती है। ठीक है, तो हमने देखा था कि पहले क्या था बेल्जियम में, पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी और सबसे बड़ी यही थी, पूरे कंट्री को यही रन करती थी। लेकिन फिर इसने क्या कर लिया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर शिफ्ट हो गई है। मतलब जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है उनको भी पावर्स दे दी और इनको सबऑर्डिनेट नहीं रहने दिया। सबऑर्डिनेट का मतलब आप समझिएगा ज़रूर। मान लीजिए मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरे नीचे एम्प्लॉयड है, ठीक है, आप मेरे नीचे एम्प्लॉयड हो और मान लीजिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो मैं उसका हिसाब किताब मांग सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं, आप मेरे नीचे हैं, आप मेरे अधीन हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे क्या था, ये सबऑर्डिनेट थी गवर्नमेंट पहले, लेकिन अब जो है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रही हैं स्टेट गवर्नमेंट। इतना समझ लेना आपको। तो बेल्जियम में क्योंकि ये यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्हें शिफ्ट कर लिया था, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिले थे। लेकिन जो श्रीलंका थी दूसरी तरफ, इसने श्रीलंका ने यूनिटरी गवर्नमेंट पर ही रहने दिया, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल गए थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही गवर्नमेंट थी, नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर कॉन्सेंट्रेट होकर रखी गई थी, तो इस वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गए थे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अच्छे से फेडरलिज्म के बारे में। अभी तक फेडरलिज्म के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन और ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन, इसको लर्न कर लीजिएगा आप। देखिए, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी और इसके बहुत सारे जो नीचे यूनिट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का मतलब है जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती हैं, उनके बीच में शेयर होती है पावर। इसी को कहते हैं हम फेडरलिज्म। एक तरीका और है याद करने का, आप फेडरलिज्म में इतना ध्यान रख लीजिए कि जब भी पावर्स कोई भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पर शेयर हो तो उसे कहते हैं हम फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब सेंट्रल अथॉरिटी से उसकी नीचे जितनी भी यूनिट्स हैं स्टेट लेवल की, तो उनमें पावर शेयर हो तो उसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट का यहाँ पे मतलब है कि जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है। तो फेडरलिज्म आप समझ गए अच्छे से। अब आगे इसकी खूबियाँ दे रखी हैं फेडरलिज्म की, क्या है? अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, फेडरलिज्म में क्या होता है? फेडरलिज्म में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। वन इज़ गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। एक गवर्नमेंट तो वो होती है फेडरल कंट्री में, जो कि पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है। और क्या काम करती है वो? कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करती है, मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट पर अपना काम करती है जो सभी के इंटरेस्ट के लिए हो, मतलब पूरी कंट्री के लिए हो। जैसे मान लीजिए डिफेंस है, पूरी कंट्री की डिफेंस किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया का जो टेलीकम्युनिकेशन है, मान लीजिए जिसको हिंदी में कहते हैं संचार, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन। तो पूरी इंडिया के कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब जैसे पूरे कंट्री के फॉरेन अफेयर्स हैं, कौन देखती है? ये देखती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको देखना रहता है, जो हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब देखिए, जो अदर लेवल की गवर्नमेंट होती है, ये तो थी एक तरह की गवर्नमेंट, हमने देखा था ना 2 गवर्नमेंट होती हैं यहाँ पे, तो ये तो थी एक तरह की गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के कॉमन इंटरेस्ट को देख रही थी। अब देख लेते हैं दूसरी गवर्नमेंट किस टाइप की है। देखिए, पढ़ लेते हैं यहाँ से। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। देखिए, और जो दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होती है वो होती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट या फिर प्रोविंस लेवल की गवर्नमेंट। प्रोविंस और स्टेट बात एक ही है। तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है और इनका काम होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वहाँ की पुलिस कैसी है, वहाँ पे पानी मिल रहा है लोगों को या फिर नहीं मिल रहा, वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, किसानों के लिए सुविधाएं हैं या फिर नहीं है। तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है ये होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इतना समझ गए आप। 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं, उनके मुद्दे समझ गए आप, किस किस मुद्दों पर वो काम करती हैं। आगे चलते हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट टू द अदर। और दोनों ही ये
अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं और किसी को भी पावर के लिए किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट अलग हैं कि आप इन सब्जेक्ट पर बात करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं, मतलब आप इन मुद्दों पर काम करेंगे, इन सब्जेक्ट पर आप काम करेंगे। तो कोई भी पावर के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स हैं। अब देखिए आपकी बुक में ये वाला मैप दे रखा है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि किन किन कंट्री में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे रशिया है, हमारे इंडिया में भी हो रहा है, और जो हमारा ये पड़ोसी देश है कौन सा, पाकिस्तान, इसमें भी फेडरल कंट्री है, ये भी एक। ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मलेशिया है, जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, ये सब क्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन फेडरलिज्म का जो नेचर है हर किसी में वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इंडिया का फेडरलिज्म थोड़ा सा अलग हो और कनाडा का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फेडरलिज्म थोड़ा सा अलग हो, ऐसा हो सकता है। देखिए मैं आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ। और देखिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर आप 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में भी एक और चैप्टर है, फेडरलिज्म ही नाम है उसका, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसलिए मैं आपसे डिटेल में बात कर रहा हूँ। तो आज देखिए अगर देखा जाए लेटेस्ट एडिशन की बुक है, वैसे तो ये हमारी 2022-23 में। तो यहाँ पे जो टोटल कंट्रीज़ कितनी है हमारे वर्ल्ड में, ये हैं 193 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से 25 कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड की फेडरल सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, वैसे ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और देखिए हमने आपको एक बात और बताया था कि ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट है तो ये बिल्कुल अपोजिट है फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यूनिटरी में क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे जो सेंटर होता है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है और पूरे कंट्री में एक ही गवर्नमेंट होती है। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। अब यहाँ से डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी सिस्टम। देखिए देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। देखिए हमने आपको जैसा कि पहले ही बता दिया था कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है। केवल और केवल एक लेवल गवर्नमेंट होगा और जो उसकी यूनिट्स होंगी, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी, वो उसके सबऑर्डिनेट होंगी। सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे काम करेंगी, उसके ऑर्डर को मानेंगी, उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। ये लिखा है ना, ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल एंड द लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट को ऑर्डर पास करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसको ये मानना रहेगा। क्यों? क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, यूनिटरी सिस्टम है यहाँ पे। तो यूनिटरी सिस्टम में मानना रहता है ऑर्डर नीचे वाली गवर्नमेंट को। अब देखिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती क्योंकि ये इसके सबऑर्डिनेट नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास करेगी कि तुम हमारा बात मानो, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके सबऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके पास इसकी खुद की पावर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको दी हैं, और इन पावर्स को ये स्टेट गवर्नमेंट कैसे एक्सरसाइज कर रही है, इसके लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हिसाब किताब देने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसरेबल ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो दोनों इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है पावर के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अब एक बात और सुन लीजिए, देखिए आप देखते होंगे हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ना ही तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा है और ना ही प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा है और ना ही चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा है। इन सबसे बड़ी भी एक चीज़ है, क्या है वो? अगर आपके मन में ये आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो बिल्कुल ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। सब इसी के हिसाब से काम करते हैं, पीएम, प्रेसिडेंट या फिर सीएम जो है सब इसी के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को पावर दे स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है, वापस छीन भी सकती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर नहीं छीन सकती। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इससे भी बड़ा है, ठीक है। इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी बात। और एक बार फिर से बता दें आपको कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होंगी। ये आंसरेबल होंगी किसको? ये आंसरेबल होंगी पीपल्स को, जनता को। जनता ने ही वोट देकर इनको गवर्नमेंट बनाया है, इनको जिताया है, तो ये किसको आंसरेबल होंगी? दोनों गवर्नमेंट होंगी ये जनता को ही आंसरेबल होंगी, ठीक है। जनता को ही इनकी जवाबदेही होगी, पब्लिक को।
उसके बाद देख लेते हैं कुछ फेडरलिज्म की की फीचर्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एकदम अच्छे से पढ़िएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन बनने का यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहता है। ये टोटल है 7, लेकिन 7 में से अगर आप 5 याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 5 कम से कम आपके याद होने ही चाहिए। अगर आप 7 ही कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। चलिए फिर देख लेते हैं पहला की फीचर क्या है। यहाँ से पहला की फीचर है देर आर 2 और मोर लेवल और टीयर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है फेडरलिज्म में, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है। तो अभी तक हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट तो होना ज़रूरी ही है, ठीक है, तो पहला समझ में आ गया आपको। उसके बाद सेकंड क्या है, डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या होता है इसमें फेडरलिज्म में डिफरेंट डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती हैं वो सेम सिटीजन को गवर्न करती हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूपी में रहता हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मैं रहता हूँ यूपी में, तो एक तो गवर्नमेंट होगी यूपी की और एक गवर्नमेंट होगी पूरे इंडिया की जो होगी हमारी नेशनल गवर्नमेंट। तो ये दोनों गवर्नमेंट जो हैं ये दोनों ही मुझको गवर्न करेंगी, लेकिन इन दोनों गवर्नमेंट के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होंगे। ज्यूरिसडिक्शन मतलब इन दोनों के अलग अलग दायरे होंगे कि किस दायरे में रह करके ये अपनी पावर को मेरे ऊपर एक्सरसाइज कर सकती हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब सीधा सीधा यही होता है दायरा। इसको और अच्छे से समझना है तो आप इधर आ जाइए, ये वाला जो ग्लोसरी सेक्शन है इसको अच्छे से पढ़ा कीजिए। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसा एरिया है जिसमें उसको लीगल अथॉरिटी है उसको ऑर्डर देने की। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं हूँ आपका बॉस और आप मेरे सबॉर्डिनेट हो, मेरी पावर ये है कि मैं आपसे पानी मंगा सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे लिए आप एक बोतल लेकर आओ, एक गिलास, लेकिन मेरी पावर ये नहीं है कि मैं आपसे चाय का गिलास मंगा सकूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, दायरा हो गया। मेरा दायरा इतना ही है कि मैं आपसे पानी मंगा सकता हूँ, मैं आपसे चाय नहीं मंगा सकता। तो इसी को कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन इंग्लिश में। ज्यूरिसडिक्शन जो है ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी हो सकता है कि मेरा दायरा कितना है, इस सर्कल के अंदर दायरा है मेरा, इससे बाहर मेरी पावर एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। तो ये ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी हो सकता है और ये हो सकता है सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में भी, यानी कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिए जाएं मेरे लिए कि मैं सिर्फ इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता हूँ, इन सब्जेक्ट पर अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन आपको समझ में आ गया। तो क्या कर दिया जाता है फेडरलिज्म में, हर किसी गवर्नमेंट के दायरे ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं। किस मैटर में, लेजिस्लेशन के मामले में, कि आप किस किस मामलों पर कानून बना सकते हो, लॉ बना सकते हो। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाना यानी कि लॉ बनाना, लॉ से मतलब होता है लेजिस्लेशन का, कि आप किस किस मामले पर कानून बना सकते हो, लॉ बना सकते हो, ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। टैक्सेशन, आपका रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से कर सकते हो आप, कौन कौन से टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, कौन से टैक्स को, ये भी स्पेसिफाई कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन अपना एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ चलाएगा, कौन अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, अपना प्रशासन कहाँ पे चलाएगा, ये भी स्पेसिफाई कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक फीचर हो गया किसका, फेडरलिज्म का। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा क्या है यहाँ पे फीचर, द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीयर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने आपको पहले बता दिया कि जो ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी गवर्नमेंट का कितना दायरा है, किस दायरे में रह करके वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, ये किस में लिख दिया गया है, ये किस में स्पेसिफाइड कर दिया गया है, ये कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका इतना ज्यूरिसडिक्शन है, आपका इतना दायरा है और आपको इस दायरे में रह करके अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। आगे क्या है, सो द एक्सिस्टेंस एंड द ऑथोरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका दायरा, इनका ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड कर दिया है, तो इनकी जो पावर है और जो इनका एग्जिस्टेंस है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, मतलब कोई भी इनसे इनकी पावर नहीं छीन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट नहीं छीन सकता और स्टेट गवर्नमेंट से इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छीन सकता है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने ये गारंटी दे रखी है इनको कि इनकी पावर इनको मिलेंगी, कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद फोर्थ फीचर क्या है इसका, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अब मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं है, ठीक है, वो खुश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं किए जा सकते हैं, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चेंज
नहीं कर सकती है। उसको चेंज करने के लिए दोनों लेवल्स की यानी कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट की ज़रूरत है, दोनों की सहमति की ज़रूरत है। कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज नहीं कर सकती है, इसके लिए दोनों की कंसेंट की ज़रूरत है। ये हो गया इसका फोर्थ फीचर। उसके बाद फिफ्थ फीचर क्या है? Courts have power to interpret the constitution and the power of different level of the government. The high courts act as an umpire if a dispute arises between different level of government in the exercise of their respective powers. अब देखिए, मान लीजिए इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और एक स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गई। तो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट यानी कि जो जुडिशरी है वो क्या करेगी? कोर्ट क्या करेगा? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, यानी कि इनको इनकी पावर बताएगा कि आपकी इतनी पावर है। मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इन सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कुछ ये सब्जेक्ट पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके सब्जेक्ट पर लॉ बना रही है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया, तो अब इसको कौन बताएगा कि आप इस यहाँ पे लॉ नहीं बना सकते, यहाँ पे बनाना है आपको लॉ? ये बताने का काम है किसका? कोर्ट्स का, जुडिशरी का। जुडिशरी का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब इनको एक्सप्लेन करना, इनको ये बताना कि आपकी क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, अगर दोनों गवर्नमेंट के बीच में, सेंटर के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होते हैं, तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे कोर्ट काम करेगा एम्पायर की तरह। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है ना, वो न्याय करता है, तो यहाँ पे भी न्याय कौन करेगा? कोर्ट करेगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। एकदम डिटेल में जाकर समझा रहे हैं, तो इसका आप पूरा तरह से फायदा उठाइएगा। ठीक है, उसके बाद है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए, पावर जो है ना, वो पावर जो है वो मनी से, पैसे से सीधे सीधे रिलेटेड है। अगर किसी गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, उसके पास रेवेन्यू ही नहीं होगा, तो वो कैसे अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा? मान लो किसी गवर्नमेंट को सड़क बनवानी है, रोड बनवानी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे बनवाएगी? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसका पावर का। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी एक प्रोविजन है। कौन सी गवर्नमेंट कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, कहाँ से अपना टैक्सेशन वसूलेगी, ये सीधे सीधे स्पेसिफाइड कर दिया गया है, क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि किसी भी गवर्नमेंट को फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। अब मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को, मान लीजिए हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते, तो क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट किसके ऊपर डिपेंड रहती? सेंटर के ऊपर। जब सेंटर इसको पैसा देगा तब जाके स्टेट गवर्नमेंट कुछ काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से अपना टैक्स वसूलेगी, यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेशन करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेशन करेगी। इससे क्या होता है? इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंश्योर होती है, इनकी फाइनेंशियली खुद पर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंडेंट है। तो सिक्स फंक्शन जो है वो भी हमने इसका देख लिया है। उसके बाद सेवन्थ जो है इसको भी देख लेते हैं। द फेडरल सिस्टम दस हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो फेडरल सिस्टम है इसके भी दो ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से? पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो हमारे कंट्री की यूनिटी है, राष्ट्र की जो एकता है, उसको प्रमोट करे और सेफगार्ड करे। राष्ट्र की एकता को, हमारे कंट्री की यूनिटी को बढ़ावा दे, पहला इसका ऑब्जेक्टिव तो ये है। और दूसरा क्या है? यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं, रीजनल डाइवर्सिटीज़, इनको एकोमोडेट करे, इनको सबको साथ में लेकर चले ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। तो फेडरलिज्म का डुअल ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा अभी आपको बताएंगे। तो देखिए, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, फेडरलिज्म को अच्छे से चलाने के लिए दो एस्पेक्ट, दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? एक तो जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ एग्री करना पड़ेगा, मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन जमाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? उनको एक दूसरे में ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, उसको एक दूसरे पर बिलीव करना पड़ेगा। इसमें यही दे रखा है, एन आइडियल फेडरलिज्म हैज़ बोथ एस्पेक्ट। जो आइडियल फेडरलिज्म होता है ना, आइडियल मतलब होता है आदर्श, मतलब एक बढ़िया सा फेडरल सिस्टम में क्या होगा? म्यूचुअल ट्रस्ट देखने को मिलेगा दोनों गवर्नमेंट के बीच, सेंटर के भी और स्टेट के भी। ठीक है, दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट देखने को मिलेगा, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होंगे। ये म्यूचुअल मतलब होता है एक दूसरे पर, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ये ट्रस्ट करते होंगे। और उसके बाद और दूसरा एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे? एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब साथ में रहने के, साथ में देश को चलाने की जो एक एग्रीमेंट है, साथ में देश चलाने की एक जज्बा होना चाहिए उन दोनों गवर्नमेंट में। तो ये दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेडरलिज्म में।
पहली चीज हमने बता दी आपको कि म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा है इसका एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक साथ देश को चलाने का एक एग्रीमेंट, एक समझौता, एक कोऑर्डिनेशन इनमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आगे क्या है, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ये फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन मतलब है जिस कंट्री में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है उसे हम कहते हैं फेडरेशन। अब देखिए, ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी कि सेंटर ज़्यादा पावरफुल होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी किसी भी कंट्री में, ये वेरी करता है, यानी कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। एक फेडरेशन में और दूसरे फेडरेशन में ये अलग अलग हो सकता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, एक है ये वाला कंट्री यूएसए और एक है ये वाला कंट्री इंडिया। अब इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी या फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी, ये डिपेंड करता है कि किस हालात में वो कंट्री बना था। यही यहाँ पे लिखा, देखिए, दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। यानी कि कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी, ये वेरी करता है फेडरेशन टू फेडरेशन। ठीक है, यानी कि कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। और ये जो बैलेंस है, यानी कि किसके पास कितनी पावर होगी, ये डिपेंड करता है उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि किन हालातों में, किन परिस्थितियों में वो जो फेडरेशन है वो बना होगा, कंट्री बना होगा। और इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से दो तरह से फेडरेशंस को बांटा गया है, यानी कि दो तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। वो टू टाइप्स कौन से हैं, उनमें से एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, यानी कि जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, और एक दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। तो इन दोनों को हम अभी पढ़ लेते हैं डिटेल में, अच्छे से समझिएगा इनको, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। पहले देख लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस क्या होते हैं। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट so that by pulling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of coming together federations include USA, Switzerland and Australia. देखिए, सबसे पहले समझिए आप ये सोवरेनिटी का मतलब क्या है। वैसे तो आप 9th में पढ़ कर आए होंगे लेकिन भूल गए होंगे हो सकता है, तो इसको समझिए। देखिए, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि कोई भी कंट्री है वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन खुद ले सकता है, तो वो क्या है, सोवरेन है, तो इसे कहते हैं हम सोवरेनिटी। और रिटेनिंग आइडेंटिटी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट है गुजरात, तो यहाँ के पीपल्स अपने आप को क्या कहेंगे, हम लोग गुजराती हैं, है ना। वैसे तो ये इंडिया का ही पार्ट है, पहले तो यही कहेंगे कि हम इंडिया हैं, इंडियन है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पूछे आपसे कि आप कहाँ से हो, तो ये बोलेगा हम गुजराती हैं। तो यही क्या है, ये है इसकी रिटेनिंग आइडेंटिटी। तो यही यहाँ पे इनको ध्यान रखिएगा। अब पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, जब इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आते हैं एक बड़ा यूनिट बनाने के लिए, एक बड़ा कंट्री बनाने के लिए, अपनी सोवरेनिटी और अपनी रिटेनिंग आइडेंटिटी के साथ आते हैं, ताकि जो सिक्योरिटी है उनकी वो इंश्योर हो सके। ऐसे फेडरेशंस को कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, देखिए क्या है। इन फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विस द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए क्या है यहाँ पे, ये जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस होते हैं ना, इन कंट्रीज में जो स्टेट्स हैं उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं, किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं होता है, इक्वल पावर्स होती हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फेडरल गवर्नमेंट से, इनकी स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इस विस का मतलब है एज कम्पेयर टू, तो यहाँ पे यही लिखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ज़्यादा पावरफुल होती है फेडरल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इतना समझ गया आप, इतने आपको याद रख लेना है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा अभी बताएंगे। अब ये दूसरे तरीके का एक और फेडरलिज्म है, फेडरेशंस है, क्या है ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। इनको समझ लेते हैं। देखिए क्या है ये, a large country decide to divide its power between the constituent state and national government. India, Spain and Belgium are example of this kind of holding together federations. देखिए, जब एक बहुत बड़ा कंट्री, एक लार्ज कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड करता है उसके बहुत सारे स्टेट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में, तो उसे हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। जैसे यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये पूरा, यहाँ पे हमारा पूरा जो इंडिया है, यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को डिवाइड किया है स्टेट गवर्नमेंट के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो इसे ही हम कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। हमारा जो इंडिया है ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन से।
ठीक है, यहाँ से समझ लेते हैं। इन द सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट इट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विस द स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या था, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी ये ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये ज़्यादा पावरफुल है किनसे, स्टेट से। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। और ज़्यादातर अक्सर ये देखा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस की, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब जो स्टेट्स होते हैं उनके पास अनइक्वल पावर होती है। यहाँ पे सभी के पास इक्वल पावर्स नहीं है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस थे इनमें सबके पास इक्वल पावर थी, सारे स्टेट्स के पास। यहाँ पे दिया हुआ भी है, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर्स, कुछ यूनिट्स को स्पेशल पावर दी जाती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी स्पेशल प्रोटेक्शन, यहाँ पे दिया गया था इसको। तो इसी तरह से हमने यहाँ से पढ़ लिया होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन अच्छे से। अब यहाँ से बता देते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस किस तरह से बन सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे इसी तरह से बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही बन सकता है कि व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा जो भी हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने यहाँ से बता दिया था आपको, अच्छे से लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इससे यहाँ से लिख दीजिएगा। और आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 5 की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, तो हमने यहाँ पे 7 की फीचर बताए थे, इनमें से 5 आप कोई से भी लिख सकते हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि डिफाइन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, तो आप ये दोनों को लिख दीजिएगा अच्छे से, जैसे भी हमने आपको बताया है। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, तो हमने बताया था आपको डुअल ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये रहे क्या थे, एक तो प्रमोट एक यूनिटी ऑफ कंट्री और एक था एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, तो इनको आप लिख दीजिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। एक बात और बता दें चलते चलते आपको कि देखिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे यहीं से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, क्या नाम है इसका, व्हाट्स मेक इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है, क्या इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है, इसमें हमें पता लग जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था पावर शेयरिंग में, ये जो बेल्जियम और श्रीलंका थी दोनों कंट्रीज, इनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ थी और इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी इन डाइवर्सिटीज़ को मैनेज करने में। और यहाँ तक कि जो ये श्रीलंका कंट्री था इससे तो अपनी डाइवर्सिटीज़ को मैनेज भी नहीं किया गया था, यहाँ पे सिविल वॉर हो गया था। लेकिन ये डाइवर्सिटीज़ हमारे यहाँ पे भी हैं बहुत सारी, क्योंकि इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग यहाँ पे हैं, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई तेलंगाना से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई पंजाबी है, कोई बंगाली है, तो अलग अलग रीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। कुल मिला के यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है। तो इन डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट कैसे करें, कैसे इनसे मैनेज करें, तो यही देखेंगे हम। क्या इसके पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इंडिया के, इसमें पता लग जाएगा। कैसे कैसे फेडरलिज्म यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है आगे पता लग जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हमें पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि इंडिया कैसे एक फेडरल कंट्री है। तो जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना था, यहाँ पे एक दर्दनाक घटना भी हुई थी। क्या हुआ था, यहाँ पे पार्टीशन हुआ था। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खून बहा था। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, और जो पाकिस्तान है वो हो गया था एक दिन पहले हमसे आज़ाद। कब, 14 अगस्त 1947 को हो गया था वो, ठीक है। तो एक दिन पहले हो गया था, इसी को कहते हैं हम पार्टीशन। तो जैसे जैसे पार्टीशन हुआ था ना, तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे बहुत सारे कंट्री में, प्रिंसली स्टेट्स मतलब जिन पर राजा लोग राज करते थे, हमारी कंट्री में कुछ ऐसी रियासतें थीं, कुछ ऐसे राजा रजवाड़े थे जिनको ब्रिटिश लोग संभालते नहीं थे। उनको कौन संभालता था, वहाँ के राजा लोग संभालते थे। जैसे हैदराबाद का आपने केस सुना होगा, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो उस पर राज करते थे। तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ के राजा लोग इन पर राज किया करते थे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जल्द ही इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी कंट्री के साथ जुड़ गए थे, हमारी कंट्री का ही पार्ट बन गए थे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को, उसने हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है, बहुत सारे स्टेट्स का एक यूनियन है, ठीक है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन नाम का वर्ड आपको मिलेगा ही नहीं।
लेकिन फिर भी जो हमारा इंडियन यूनियन है ना, जो हमारी इंडिया है, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, इसी पर बेस्ड है इंडिया का यूनियन। तो अब देख लेते हैं यहाँ से कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो आपने पिछले वाले जो 7 फीचर्स पढ़े थे फेडरलिज्म के, तो उनका एक बार ध्यान कर लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे वो 7 फीचर्स इंडिया पर अप्लाई होते हैं या फिर नहीं। अगर अप्लाई होते हैं तो ही ये फेडरल कंट्री हो पाएगा, और अगर नहीं होते होंगे तो नहीं होगा। तो अब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो पिछले वाले फीचर्स थे उनके साथ क्या इंडिया की जो ये फीचर्स हैं मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा है वी कैन सी दैट ऑल फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने 7 फीचर देखे थे यहाँ पे उसके फेडरलिज्म के, देखते हैं वो इंडिया पर लागू होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए पहला फीचर हमने देखा था कि देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म का। तो यहाँ पे देख लेते हैं वो अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इंडिया के केस में। तो हो रहा है, ये हमको पता लग गया, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। एक तो है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बुलाते हैं। क्या करती है ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जब इसका इलेक्शन होता है तो पूरी कंट्री के लोग इसमें वोट देते हैं। और दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, जो स्टेट्स हैं कंट्री के, उनको। अब उसके बाद एक थर्ड टियर जो है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे हमारी कंट्री में एक थर्ड टियर को जोड़ा गया फेडरलिज्म में। देखिए ये लिखा है अ थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। थर्ड टियर कौन सा होता है, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, ठीक है। तो ये थर्ड टियर होता है, तो इसको बाद में जोड़ा गया था। और उसके बाद क्या है, एज एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टियर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। तो देखिए जितने भी ये टियर्स है ना, एक तो हो गई यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हो गई पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज। तो इन हर किसी गवर्नमेंट्स की अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस हैं, इनके अलग अलग इनके दायरे हैं। तो देखा था हमने जो दूसरा फीचर था फेडरलिज्म का, कि डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे भी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है हर किसी गवर्नमेंट के। तो दूसरा फीचर भी देख लिया हमने, दूसरा फीचर भी हमारे इंडिया पर अप्लाई होता है। उसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स होंगी। लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब आप किन किन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हो, लेजिस्लेटिव का पावर का मतलब यही है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। अब देख लेते हैं वो क्या है। देखिए ये 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 3 लिस्ट है, इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूनियन लिस्ट को। यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसीज। देखिए इस यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो पूरे नेशनल इंपोर्टेंस के हैं, मतलब उन पर हमें केवल और केवल एक पॉलिसी चाहिए। जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री है, हमारी कंट्री की डिफेंस का मामला है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है। तो इन पर केवल और केवल कौन लॉ बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सब चीज़ों पर लॉ बना सकती है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। और इन सब सब्जेक्ट को इस लिस्ट में क्यों रखा गया है, यूनियन लिस्ट में, क्योंकि हमको हमारे पूरे कंट्री के लोगों को इन सब सब्जेक्ट पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, यानी कि एक समान पॉलिसी चाहिए। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और इन सब्जेक्ट पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही लॉ बना सकती है। तो इतना समझ गए आप यूनियन लिस्ट क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूनियन लिस्ट क्या है, सीधे सीधे बता देना है कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ये सब्जेक्ट आते हैं और इन सब्जेक्ट पर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। बस इतना सा बात बता देना है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। अब इसका तो आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा। स्टेट लिस्ट क्या है, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो, देखिए ये हैं वो, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं इन पर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। अब देखिए आपके बुक में पता नहीं कितना हद तक सही है, लेकिन इस वाले पीडीएफ में ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फोटो है, इसमें हमने इसके नीचे का लिख दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख करके अच्छे से नोट कर लीजिए अगर आपकी बुक में नहीं है तो।
चलिए पढ़ते हैं, देखिए यहाँ से, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। देखिए ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद तीसरी लिस्ट है हमारी कंकरेंट लिस्ट। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है, तो ये कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट ही इस पर लॉ बना सकती हैं, ठीक है। क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं इसमें, जैसे सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, उसके बाद ये है ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अब ये कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है और मैरिज है यानी कि शादी विवाह, और एडॉप्शन का मतलब है गोद लेना। सक्सेशन का मतलब है कि किसी के पापा जी अगर एक्सपायर हो गए तो वो ज़मीन किसको मिलेगी, तो ये सारे मामले आते हैं सक्सेशन में। तो इन सब सब्जेक्ट पर दोनों गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अब देखिए अगर इनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये लॉ हम ऐसे बनाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नहीं ये लॉ हम ऐसे बनाएंगे, ये कानून हम इस तरह से बनाएंगे, तो इनमें से किन की बात को माना जाएगा, तो इनमें से बात माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। ये यहाँ पे भी आपकी बुक में लिखा है, इफ देयर लॉ कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे में मतभेद हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, जो लॉ बनाया है यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो प्रिवेल करेगा, मतलब उसकी बात मान ली जाएगी, वो माना जाएगा। तो ये बात आप समझ गए। तो हमने 3 लिस्ट देख ली, कौन सी सबसे पहले देखी, यूनियन लिस्ट, उसके बाद स्टेट लिस्ट, उसके बाद देखी हमने कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं आता है, तो वो कौन सी लिस्ट में जाएगा, मतलब वो उस पर लॉ कौन बनाएगा। अब देखिए ऐसे मान लीजिए जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हो सकता है उस टाइम पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे ना हो जो अब आकर बने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम पे थोड़ी ना था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 1946 या फिर उसके बाद 1948 तक ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो थे नहीं, तो उस टाइम पे इस पर लॉ भी नहीं बना। तो अब इन सब्जेक्ट पर लॉ कौन बनाएगा, तो यही यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट दीज रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी सब्जेक्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं थे जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो ऐसे रेसिडरी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का किसको परमिशन है, किसको राइट है, यूनियन गवर्नमेंट को। ये लिखा है ना, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट। पावर टू लेजिस्लेट मतलब लॉ बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है, यूनियन गवर्नमेंट को है। और ऐसे सब्जेक्ट जो रेसिडरी सब्जेक्ट हैं ये किस लिस्ट में आते हैं, रेसिडरी लिस्ट में आते हैं। आपको इसमें नहीं दिखेगा ये, क्योंकि आगे का चीज़ है, ठीक है। तो इतना समझ गया आप। तो ये सब डिटेल आप नोट करते चलिएगा, और किस किस तरह से क्वेश्चन बनेगा इस बात में बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बाद में बताएंगे टॉपिक खत्म होने के बाद। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वी नोटेड अबव द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो हम जब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पढ़ रहे थे, देखिए आपको याद दिलवा देते हैं, कहाँ गया है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ये रहा। जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसमें कि हर किसी के पास इक्वल पावर नहीं होती है, ये लिखा ना अनइक्वल पावर होती है हर किसी के पास, स्टेट के पास। यहाँ पे हर किसी स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होती है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। तो क्या ये फीचर इंडिया के फेडरलिज्म में भी है, तो जी हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, सम स्टेट्स एंजॉय अ स्पेशल स्टेटस। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन यूनियन के सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर नहीं है, आइडेंटिकल पावर यानी कि एक जैसी पावर नहीं है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। जैसे स्टेट कौन कौन से हैं जो कि स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जैसे आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मिजोरम है। तो ये इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 371 में रखा गया है। ये लिखा है देखिए, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371, इनको 371 में रखा गया है, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। स्टेट का नाम आप याद कर लीजिएगा। अब इनको स्पेशल प्रोविजंस क्यों दिए गए, क्योंकि इनके हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इनको अपने कंट्री के साथ जुड़ा रखने के लिए स्पेशल स्टेटस देना पड़ा, ठीक है। उसको आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी के लिए बस इतना सा जान लेना ज़रूरी है। अब ये स्पेशल स्टेटस क्या है, इनको स्पेशल पावर्स क्या दे रखा है, इनको पढ़ लेते हैं। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights। देखिए क्या दे रखा है इसको स्पेशल पावर,
इन स्टेट्स के लोगों को ये पावर दे रखा है कि अगर इनको अपनी ज़मीन बेचनी है तो यहाँ पे केवल और केवल यहीं का रहने वाला इंसान ज़मीन ले सकता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसका नाम है ए, इस इंसान का नाम है ए और ये रहता है नागालैंड में, ठीक है, ये नागालैंड में रहता है, इसको ज़मीन बेचनी है तो ये अपनी ज़मीन किसी भी यूपी वाले इंसान को नहीं बेच सकता है, यहाँ की ज़मीन यहाँ का ही लेगा। नागालैंड के इंसान की ज़मीन नागालैंड का इंसान ही लेगा। तो ये कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखे हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, और इनको प्रेफरेंस भी दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट में। मान लीजिए सरकारी नौकरी लग रही है तो इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो ये कुछ ऐसी ही स्पेशल प्रोविजंस हैं इनके लिए। और क्या है यहाँ पे, इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। जो इंडियंस यहाँ के निवासी नहीं है, इस स्टेट में नहीं रहते हैं, वो यहाँ पे ज़मीन नहीं ले सकते और ना ही घर ले सकते हैं रहने के लिए। तो ये कुछ यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन इनको दे रखा है। और इसी तरह के कुछ स्पेशल प्रोविजंस बहुत सारे स्टेट्स को मिले हुए हैं इंडिया के। और देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। अब कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं इंडिया की जो बहुत छोटी पावर यानी कि बहुत कम पावर एंजॉय करते हैं। और ये यूनिट्स इतनी छोटी हैं कि इनको कोई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया भी नहीं जा सकता और किसी दूसरे स्टेट के साथ मर्ज भी नहीं किया जा सकता, मतलब किसी दूसरे के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता। इन एरियाज को कहते हैं हम यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन सी हैं, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और कैपिटल सिटी है हमारी दिल्ली, तो इनको कहते हैं हम यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि ये इतनी छोटी हैं कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया भी नहीं जा सकता। और ऐसे हैं, इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी दूसरे स्टेट के साथ इनको जोड़ा भी नहीं जा सकता। तो इनको एक अलग ही कैटेगरी में रखा गया है यूनियन टेरिटरीज का। यहाँ पे यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है यूनियन टेरिटरीज की, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है। यूनियन टेरिटरीज को गवर्न कौन करता है, इनको गवर्न करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लिखा है यहाँ पे, दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। इनके पास स्टेट की पावर नहीं होती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी यूनियन टेरिटरीज को वही चलाती है, वही गवर्न करती है। ठीक है, इतना सा समझ गए आप। तो आपको एक बात फिर याद दिला दें कि हमने फेडरलिज्म के एक फीचर में ये पढ़ा था कि यहाँ पे सारे स्टेट्स के पास एक जैसी पावर, इक्वल पावर नहीं होती है। ठीक है, तो वो फीचर हमारा इंडिया के केस में भी मैच कर गया। इंडिया के स्टेट्स के पास भी इक्वल पावर नहीं है। तो आपने देख लिया बहुत सारे फीचर यहाँ पे मैच कर गए हैं इंडिया के फेडरलिज्म के और फेडरलिज्म के साथ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट is basic to the structure of the constitution. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. देखिए ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये बेसिक है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और देखिए ये जो है ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ये एकदम इजी वे में यानी कि आसानी से एकदम चेंज नहीं हो सकते हैं। इनको चेंज करने के लिए एक बड़ी मेजोरिटी चाहिए, एक बड़ा तामझाम चाहिए। ठीक है, तामझाम का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब इसको पास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए। क्या है देखिए ये यहाँ पे लिखा है, द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अकेले ही इसको चेंज नहीं कर सकती है। ये सब जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इनको चेंज नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के अकेले से। और देखिए अगर कोई भी चेंज करना है इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में तो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए। क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी समझाते हैं। देखिए कोई भी चेंज करने के लिए दोनों हाउस के, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी कि हर 3 में से 2 बंदे उसको सपोर्ट करने चाहिए उस बिल को। उसके बाद क्या चाहिए, देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट्स। और उसके बाद जब 2/3 मेजोरिटी मिल जाएगी इसको दोनों हाउस से, उसके बाद जो स्टेट्स के लेजिस्लेचर्स हैं, इनकी स्टेट्स के जो एमएलए लोग हैं वो इसको सपोर्ट करने चाहिए मोर देन हाफ। देखिए ये लिखा ना एटलीस्ट हाफ, तो आधे स्टेट उसको सपोर्ट करने चाहिए, तो तब जाके कुछ यहाँ पे चेंज होगा। और उसके बाद यहाँ से बिल पास हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, वो इसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे। जुडिशरी यहाँ पे देखेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं और जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे फॉलो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अगर ये डिस्टर्ब कर रहा होगा इनका जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो इसको क्या डिक्लेयर कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी हमारी जुडिशरी, जो ये बिल पास कराएंगे तो। ठीक है, इतना समझ के आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई भी चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, लोकसभा से और राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर्स का क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए।
यानी कि उनका कंसेंट चाहिए, उनकी सहमति चाहिए हाफ स्टेट्स की, जितनी भी टोटल स्टेट्स हमारी कंट्री में। और उसके बाद जो जुडिशरी है वो देखेगी कि क्या जो तुमने बिल पास किया है, जो नए पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को और प्रोसीजर्स को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। अगर करते होंगे तो जुडिशरी इसको खारिज कर देगी, जो आपने लो बनाया नया। और क्या है, इन एनी केस ऑफ डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पावर शेयरिंग के वजह से डिवीजन ऑफ पावर की मामले में, तो जो हाई कोर्ट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो डिसीजन लेंगे। और हर किसी गवर्नमेंट को, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो और स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको अपना रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से करना है, ताकि जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई है, वो उनको पूरा कर सकें। उनको कहाँ से अपना टैक्स वसूलना है, कहाँ से उनको अपना रेवेन्यू जनरेशन करना है, ये क्लियरली मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वाला फीचर भी यहाँ पे मैच हो गया। हाँ, ठीक है। तो हमने अच्छे से देख लिया है कि हमारे जो फीचर थे फेडरलिज्म के, वो इंडिया में मैच होते हैं, अप्लाई होते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं, अब ये प्रूव हो जाता है कि इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। लेकिन इंडिया में फेडरेशन वर्ड का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, कैसे इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें अच्छे से हमें पता लग जाएगा। देखिए हमारे इंडिया का फेडरलिज्म एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म है। इसको सक्सेसफुल बनाने के पीछे केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही जरूरी नहीं है। केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसलिए हमारे इंडिया का फेडरलिज्म सक्सेस नहीं है। इसके सक्सेस होने के पीछे एक और चीज है, क्या है वो, द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, किस तरह से हमारे यहाँ की जो लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया है हमारे कंट्री में, इसकी वजह से भी जो हमारा फेडरलिज्म है वो सक्सेस हो पाया है। और आगे क्या है, दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडियल्स इन अवर कंट्री। और देखिए इसी की वजह से एक जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर्स के लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग यहाँ पे कास्ट्स हैं, तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन उन डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट किया है हमारे यहाँ के फेडरलिज्म ने। एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, और एक साथ देश में रहने के और देश को एक साथ आगे लेकर चलने का जो एक डिजायर है, एक इच्छा है, इसकी वजह से हो पाई है किसकी, फेडरलिज्म की। तो इतना समझ गया आप। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ये फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है एक्चुअल में आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो ये 3 सब टॉपिक हैं, एक तो है लिंग्विस्टिक स्टेट, अभी पता लगता जाएगा इनका मतलब आपको। उसके बाद है नीचे ये लैंग्वेज पॉलिसी, उसके बाद है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो ये तीनों सब टॉपिक्स हैं, इनमें आपको पता लग जाएगा कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है। चलिए फिर लिंग्विस्टिक स्टेट को समझ लेते हैं। देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बने हुए स्टेट हैं, उनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे आपको ये वाला मैप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे एक स्टेट है गुजरात। तो गुजरात जो है, गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है गुजराती। तो गुजरात जो है एक लैंग्वेज के बेसिस पर बना हुआ स्टेट है, तो ये कौन सा हो गया, ये भी हो गया एक लिंग्विस्टिक स्टेट। जैसे यहाँ पे एक तेलंगाना स्टेट है, तो तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु। तो ये क्या है, ये है एक लैंग्वेज के बेसिस पर बना हुआ स्टेट, और इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इसी तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया। पढ़ते हैं, देखिए आगे, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए जा रहे थे, तो ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक पहला चैलेंज था, एक पहला टेस्ट था। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब एक लैंग्वेज के लोग एक ही स्टेट में होते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है गुजरात, अब यहाँ के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आइडेंटिटी शेयर करने लगते हैं आपस में। और ऐसा हो भी जाता है कई बार, क्योंकि ये इतिहास में देखा गया है कि जहाँ पे एक जैसे कल्चर्स के लोग होते हैं, वो अपने आप को एक अलग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उनके अंदर आ जाती है, तो वो एक अलग देश बनने के लिए डिमांड करते रहते हैं, और इससे क्या हो जाता है, हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन हो जाता। तो एक चैलेंज ही था, लेकिन उसको कैसे हमने अच्छे से किया ये हमें इसमें पता लग जाएगा। और देखिए आगे क्या है, आगे यही लिखा है। अगर आप जब का मैप देखेंगे, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, और अब का मैप देखेंगे 2022 का, तो आपको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो नजर आएंगे। पहले वाले मैप में आपको आज के मैप में से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले ये गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, लेकिन ये 1960 में अलग हो गए।
ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे स्टेट बनते गए। पहले तेलंगाना नहीं था, ये भी 2014 में आकर बना। उसके बाद ये जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और यहाँ पे एक स्टेट है उत्तराखंड, ये भी 2000 में आके बने हैं। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि पहले से नहीं थे लेकिन आगे बन गए, ठीक है, समय के साथ साथ। Many old state have vanished and many new state have been created। बहुत सारे जो पहले पुराने स्टेट हैं वो खत्म हो गए और उनकी जगह पे बहुत सारे नए स्टेट जो हैं वो बन गए हैं, क्रिएट हो गए हैं। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट हैव बीन चेंज। और इनके एरियाज जो हैं, बाउंड्रीज हैं और इनके नेम जो हैं वो चेंज होते रहे हैं समय समय पर, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनके नाम भी चेंज हो गए हैं, जिनके नाम भी चेंज कर दिए हैं। ऐसे भी हैं जिनकी बाउंड्रीज में अल्ट्रेशन की है, कुछ के एरियाज में चेंज किए हैं, किसी को ज़्यादा एरिया मिल गया, किसी को कम एरिया दे दिया, तो ऐसा सब होता रहा है। इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया बट चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। और देखिए 1947 में बहुत सारे ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्रीज में चेंज किया गया न्यू स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए। और ये इसलिए किया गया ताकि ये इंश्योर हो सके कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही स्टेट में रह सकें। सम अदर स्टेट्स were created not on the basis of language but to recognize difference based on culture, ethnicity और geography। और बहुत सारे स्टेट जो हैं ऐसे भी हैं जो कि लैंग्वेज पर ना बन करके किस लिए बने हैं, जो उनके रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस हैं, जैसे कल्चर के बेसिस पर, एथनिसिटी के और ज्योग्राफी के बेसिस पर बहुत सारे स्टेट्स बने हैं। जैसे नागालैंड है, वहाँ का कल्चर एकदम अलग है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो एकदम अलग हैं उत्तर प्रदेश से। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही स्टेट थे, लेकिन जैसे जैसे समय आया 2000 में ये डिमांड उठने लगी उत्तराखंड को अलग करने की, तो यहाँ से इसको अलग कर दिया गया 2000 में। और झारखंड है, तो झारखंड का भी थोड़ा सा कल्चर अलग है और इनका डेवलपमेंट के हिसाब से भी इनको अलग कर दिया गया। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनाया गया, इनको बनाया गया है इनकी ज्योग्राफिकल, एथनिक और कल्चरल के डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, आप उनको देखकर लिख दीजिएगा, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो ये बहुत सारे स्टेट्स हमने बनाए गए, लिंग्विस्टिक स्टेट। आगे चलते हैं। When the demand for the formation of a state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country। देखिए हमने आपको बताया था, जब एक लैंग्वेज के लोग किसी एक स्टेट में रहने लगते हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, आइडेंटिटी डेवलप होने लगती है। और वहाँ से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ से डिमांड उठने लगती है अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित करवाने के लिए, अपने आप को एक अलग देश बनाने के लिए वहाँ से डिमांड उठने लगती है। तो जब बहुत सारी स्टेट से ये डिमांड उठी कि हमको एक अलग स्टेट बना दो लैंग्वेज के बेसिस पर, तो जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो उनको थोड़ा सा डर लगा कि अगर हम इस तरह से हर किसी लैंग्वेज का अलग स्टेट बना देंगे तो इस तरह से हमारा जो कंट्री वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब हमारा कंट्री तो टूट जाएगा, फिर हमारी कंट्री के तो टुकड़े हो जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने पर रोक लगा दी, लेकिन but the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। लेकिन ये एक्सपीरियंस देखा गया है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हमने लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनाए, जैसे गुजरात है, तेलंगाना है, ये सब क्या है, जैसे तमिलनाडु है, तो ये सब हमने लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए हैं स्टेट। तो हमारा ये एक्सपीरियंस बताता है कि जो हमने ये लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट, इनसे कंट्री के टुकड़े नहीं हुए, बल्कि जो हमारा कंट्री है वो और ज़्यादा यूनाइटेड हो गया है। जैसे आज मान लीजिए हम यूपी में हैं, तो यूपी से अगर हम कभी गुजरात जाएंगे तो वहाँ का कल्चर अलग है, तो हमको भी एक ये जानने में खुशी लगेगी, ये जानने में हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि वहाँ का कल्चर क्या है, हम उसको सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो इससे क्या है, हमारी कंट्री टूटा नहीं है, हमारा कंट्री और ज़्यादा इंटीग्रेट हुआ है और ज़्यादा यूनाइटेड हुआ है। और इससे एक फ़ायदा और हुआ है, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, यानी कि जहाँ के लोगों को वो वाली लैंग्वेज आती है वो आराम से उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि क्या हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी रही है, ठीक है, हमने किस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाया है और अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी को पढ़ते हैं। देखिए, अ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। और जो सेकंड टेस्ट था हमारी इंडिया के फेडरेशन के लिए वो था लैंग्वेज पॉलिसी। मतलब कौन सी लैंग्वेज को अपनी नेशनल लैंग्वेज बनाएं, ये कौन सी को नहीं बनाएं, किन किन लैंग्वेजेस को हमको अपनी शेड्यूल में शामिल करना है, किस लैंग्वेज को हमको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुनना है। तो ये होती है यहाँ की लैंग्वेज पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
तो यहाँ से देख लेते हैं हमने क्या अप्रोच अपनाई है अपनी लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। देखिए, मान लीजिए अगर आप अपने किसी भी दोस्त से पूछेंगे कि हमारी नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो हो सकता है वो आंसर ये दे कि हिंदी है हमारी नेशनल लैंग्वेज, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको हमने इसीलिए ग्रीन कलर से हाईलाइट करके लिखा है कि हमारे यहाँ की कोई भी एक लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ इंडियंस। लेकिन जो हिंदी है, हिंदी केवल और केवल 40% इंडियंस की मदर टंग है। देयर वर मैनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए जिनकी वजह से जो अदर लैंग्वेज हैं, बहुत सारी जो और भाषाएं बोली जाती हैं हमारे कंट्री में, उनको सेफगार्ड कर सके, उनको प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। बिसाइड हिंदी क्या क्या कदम है अभी आगे पता लग जाएगा। बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी को छोड़ करके 21 अदर लैंग्वेजेस हैं, उनको हमारा शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी को हमने किसी के ऊपर इम्पोज किया है। तमिलनाडु में भी हिंदी चलनी है, या फिर हमने गुजरात में भी कि आपको गुजराती नहीं बोलनी, आपको हिंदी बोलनी है। हमने इस तरह से किसी के ऊपर भी हिंदी को इम्पोज नहीं किया है, क्योंकि हिंदी को बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो उसमें से कोई भी जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में वो जो कैंडिडेट है वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। यही लिखा है यहाँ पे, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ओप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। इन 22 भाषाओं में से, इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक भाषा में वो अपना जो एग्ज़ाम है उसको दे सकता है। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी एक अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे गुजरात है तो गुजराती हो गई उसकी, तमिलनाडु है तो उसकी तमिलनाडु उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। हमारे पूरे कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और जो हमारी कोई भी आपका पर्टिकुलर स्टेट है तो उसकी अलग आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। ज़्यादातर जो वर्क होते हैं गवर्नमेंट वर्क, पेपर वर्क, वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होते हैं स्टेट की। ठीक है, जैसे गुजरात है तो गुजरात के जो ऑफिशियल वर्क्स होंगे वो गुजराती में होंगे। तो इस तरह से वहाँ की भाषाएं चलती हैं हर किसी स्टेट में। Unlike Sri Lanka, the leaders of a country adopt a very cautious attitude in spreading the use of Hindi। देखिए, जैसे श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स ने अपनी लैंग्वेज को दूसरे के ऊपर इम्पोज किया था, ऐसा इंडिया में बिल्कुल नहीं हुआ है। इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इंडिया में कभी भी हिंदी को किसी के ऊपर इम्पोज करने का कोशिश नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज स्टॉप इन 1965। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का यूज करना 1965 में रोक दिया गया था, लेकिन आगे सुनते रहिए, मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूड। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने ये डिमांड की कि जो ये यूज ऑफ इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश का यूज है, इसको कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि हिंदी तो केवल 40% लोग बोलते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश को तो एक ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है, तो उसको कंटिन्यू करने की मांग भी उठने लगी। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टुक अ वॉयलेंट फॉर्म। और यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पे तो एक मूवमेंट होगा और उसने वॉयलेंट फॉर्म ले लिया, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट हो गया मूवमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। लेकिन फिर जैसे ही ये वॉयलेंट मूवमेंट हुआ, तो इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने इनकी बातों को मान लिया। उन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी कंटिन्यू करने का एक्सेप्ट कर लिया ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। Many critics think that this solution favored the English speaking elite। बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे आलोचक मतलब जो बुराइयां निकालते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश ठीक नहीं है, ये फेवर करती है इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को। लेकिन ये बात आपका काम का बात नहीं है। आगे से पढ़ते हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हिंदी का प्रमोशन तो करती है, लेकिन इस प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी के ऊपर इम्पोज कर रही है हिंदी का। नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो भाषा बोले, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी
तो इतना समझ गए आप कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिंदी का प्रमोशन तो करती है, लेकिन इस प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी के ऊपर इम्पोज कर रही है, थोप रही है हिंदी को। और ये शो करता है इंडिया की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है किसी भी लैंग्वेज के मामले में। ठीक है, वो हर किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं? आपका जवाब रहेगा 22। ठीक है, अभी कौन कौन सी है नीचे पता लग जाएगा, और उनको अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको याद करवा देंगे हम। चलिए, देखिए पेज नंबर 22 पर ये एक लिस्ट दे रखी है। ये हमारी हैं शेड्यूल लैंग्वेजेस इंडिया की। इंडिया की शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं ये। कौन कौन सी हैं? ये सारी हैं। ये 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी के सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। कितने हैं ये? 43.63% यहाँ के इसके बोलने वाले हैं हिंदी के। और सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये सारी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ये सारी हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। सबको रिकॉग्नाइज किया है, किसी की लैंग्वेज को नेग्लेक्ट नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है देखिए। उसके बाद देख लेते हैं हम, जो ये तीसरा हमारा टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, रीस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे इन विच फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथेंड इन प्रैक्टिस। ये जो देखिए सेंटर और स्टेट के रिलेशंस हैं, इनको रिस्ट्रक्चरिंग किया गया, यानी कि इनको चेंज किया गया। इनका जो बनावट थी, इनका जो स्ट्रक्चर था, इसको चेंज किया गया, और इसकी वजह से भी हमारा जो फेडरलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड यानी कि मजबूत हुआ है प्रैक्टिस करने में। ये कैसे किया अभी पता लग जाएगा। देखिए, पहले देखा जाए, अगर हम पहले देखें, कुछ टाइम पहले चलें, तो सेम पार्टी यानी कि सेंटर में भी वही पार्टी है और स्टेट में भी वही पार्टी रूल कर रही है, ऐसा देखने को मिलता था। क्योंकि शुरू के दिन में जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ ही था, 1952 के बाद कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेंस में थी। कांग्रेस पार्टी की ही सारे स्टेट्स में मेजोरिटी थी। ठीक है, स्टेट में मेजोरिटी थी और सेंटर में भी मेजोरिटी थी कांग्रेस पार्टी की। तो हमें देखने को मिलता था कि एक ही पार्टी यानी कि सेम पार्टी तो सेंटर पे रूल कर रही है और स्टेट पर रूल करती है। तो इसकी वजह से जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट होती थी, स्टेट लेवल पर ही उनकी गवर्नमेंट होती थी, वो अपने राइट्स को अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाती थी। और जब सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जब डिफरेंट होती थी पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज रूल करती थी, तो जो सेंटर था वो उनकी पावर्स को दबाने की कोशिश करता था, स्टेट गवर्नमेंट की अंडरमाइन करने की कोशिश करता था। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स दैट वुड कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। क्योंकि दूसरी पार्टीज स्टेट गवर्नमेंट पर रूल कर रही हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिस इंटरप्रेट करता था, मिस यूज करके उनकी पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश करता था। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और इससे हमारा फेडरलिज्म भी अंडरमाइन होता था। अंडरमाइन का मतलब है फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो भी कमजोर होती थी। लेकिन ये सब बंद हो गया 1990 में। 1990 के बाद ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 1990 के बाद किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली लोकसभा में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। यही यहाँ पे लिखा है, दिस पीरियड सो द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए 1990 के बाद बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभर के आई हमारे कंट्री के स्टेट्स में। दिस वर आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट, और यहाँ से ही शुरुआत हुई कोलिजन गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट पर। सेंट्रल लेवल पर कोलिजन गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई 1990 के बाद। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है आपको पता होगा, लेकिन नहीं अगर पता है तो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाइए आप ग्लोसरी सेक्शन में। यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट देखिए क्या है, अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसी गवर्नमेंट जो कि कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में आने से बने, उसे हम कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। जैसे बीजेपी और कांग्रेस ये साथ में आ गई पहले ही इलेक्शन के, और इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया, तो इसको हम कहेंगे कोलिजन गवर्नमेंट। तो बहुत सारी कोलिजन गवर्नमेंट्स की शुरुआत हुई यहाँ से 1990 के बाद। सिंस नो सिंगल पार्टी गोट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, उसके बाद जब लोकसभा में किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर एन अलायंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी रीजनल लेवल पर, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाली पार्टीज के साथ अलायंस बनाया। अलायंस मतलब साथ में आई वो, और उनके साथ गठबंधन बना करके अपनी सरकार बनाई। और इसकी वजह से एक न्यू कल्चर, एक नया तौर तरीका आया पावर शेयरिंग का। इससे क्या हुआ, इससे जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनको भी ऑटोनॉमी मिलने लगी, उनको भी थोड़ा सा पावर मिलने लगी। दिस ट्रेंड वाज
supported by a major judgment of the Supreme Court that make it difficult for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner। और इसी के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। उस जजमेंट में लिखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसमिस नहीं कर सकती है आर्बिट्ररी मैनर में, एक तरफा तरीके से वो पावर को उनकी पावर को डिसमिस नहीं कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि पहले देखा जाता था कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर को अंडरमाइन कर देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया तो ऐसा होना बंद हो गया। Thus, फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्लियर ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स। तो अब देखिए क्या हुआ, जो फेडरल पावर शेयरिंग है और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई आज के दिनों में। 1990 के बाद फेडरलिज्म और ज़्यादा पावरफुल हुआ है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से ये वाला जो टॉपिक है हमारा अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी हमें पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी इसमें स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने फेडरलिज्म में इतना सीख लिया है कि यहाँ पे 2 और मोर देन 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो क्या ये ऐसा इंडिया में भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। देखिए हमारे इंडिया में भी 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो होता है। एक गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, उसके नीचे एक गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पर, उसके नीचे एक और गवर्नमेंट है लोकल लेवल पर। तो ये 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम हमारे यहाँ पे फॉलो होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करेंगे कि यहाँ पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों, लोकल लेवल पर गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्या 2 टियर गवर्नमेंट यहाँ पे काफ़ी नहीं थी? उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी ज़्यादा बड़ी कंट्री है और इतनी ज़्यादा इंटरनली डाइवर्स कंट्री है ना कि यहाँ पे 2 टियर गवर्नमेंट से काम नहीं चलता। ये 2 टियर गवर्नमेंट यहाँ पे इनफ नहीं है इस कंट्री को अच्छे से मैनेज करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, तो इसलिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी ज़रूरत पड़ गई। कुछ और भी कारण है थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के। क्या है वो? देखिए इंडिया की जो स्टेट्स हैं ना वो इतने बड़े हैं कि जितने यूरोप में कंट्री नहीं है। यूरोप का हमने एक कंट्री देखा था, कौन सा था वो? बेल्जियम। तो बेल्जियम किसके बराबर था? हमने देखा था हरियाणा की बराबर था। तो वो इतना वहाँ के देश बड़े नहीं है जितने यहाँ के हमारे स्टेट बड़े हैं। तो इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इतनी डाइवर्स हैं अंदर से ही, इंटरनली वेरी डाइवर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश ही किससे बड़ा है? रशिया से बड़ा है। और महाराष्ट्र ही किससे बड़ा है? जर्मनी से। यानी कि हमारे यहाँ का एक स्टेट और वहाँ की कंट्रीज यूरोप के, फिर भी हमारे स्टेट्स ही बड़े हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनली भी डाइवर्स हैं, इनमें अलग अलग कल्चर्स के लोग, अलग अलग रिलीजन के, कास्ट के, रेसेस के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे पावर शेयरिंग की ज़रूरत है स्टेट्स के अंदर भी। अब इसका मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का? देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। स्टेट्स के अंदर भी पावर शेयर करने की ज़रूरत है। जैसे ये पूरा कंट्री है, इस कंट्री में पावर शेयर होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसी तरह से एक स्टेट के अंदर भी पावर शेयर होनी चाहिए। किस किस के बीच में? एक तो होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और दूसरा होना चाहिए यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो ये बात यहीं पे कही जा रही है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फेडरल पावर शेयरिंग में एक टियर की और ज़रूरत है हमारे गवर्नमेंट में, हमारी इंडिया में एक टियर की और ज़रूरत है हमारी इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट के नीचे। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और टियर की यहाँ पे ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, रिजल्टेड अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड अ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट उसको कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि इंडिया में कितने टियर गवर्नमेंट हैं, तो आप बोलेंगे 3। कौन कौन से हैं? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और उसके बाद लोकल लेवल गवर्नमेंट। अब देखिए जान लेते हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। हमने टॉपिक्स तो देख लिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया देख लेते हैं होता क्या है इसका मतलब। देखिए जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती है तो उसे ही हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पढ़ लेते हैं बुक में क्या लिखा है, इसको याद भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। जब पावर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए तो उसे कहेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया यही है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल लेवल पर। अब किसी के गांव में है, अब गांव में किसी को बिजली पानी नाली की समस्या है, उसके घर में पानी जा रहा है, तो इन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने क्या वो सीएम साहब के पास जाएगा या फिर वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा? नहीं ना जाएगा।
ऐसा थोड़ी ना करेगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसी को हम कहते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट या फिर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। तो बहुत सारे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जो कि लोकल लेवल्स पर ही सेटल किए जा सकते हैं, वहीं के लोगों के द्वारा। जो वहाँ के लोग हैं लोकल लेवल के, वहाँ के लोग ही उसको अच्छे से सेटल कर पाएंगे। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। अब गांव के लोगों को ही ज़्यादा नॉलेज होती है वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि एक इंसान जब से वो पैदा हुआ है वो गाँव में रह रहा है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, क्या यहाँ पे इश्यूज हैं, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसलिए गांव के लोगों को ही ज़्यादा नॉलेज होती है कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। आगे है, दे आल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर इफिशिएंटली। और उनको ये भी पता होता है कि किस चीज़ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए, मतलब कौन सी चीज़ को हमें ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। जैसे मान लीजिए वहाँ के रोड डेवलप्स हैं, लेकिन वहाँ की नालियों में पानी अटकता है, तो उसको उस पर पैसा खर्च करना चाहिए, ये बात उसी को पता होगी जो गाँव में रहता होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो एमएलए है वो रहता है कहीं पे शहर में, तो उसको गाँव की नालियों का थोड़ी ना पता होगा, नहीं पता होगा। तो थर्ड लेवल गवर्नमेंट का ये भी फायदा है। और क्या है, बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। और देखिए एक फायदा ये भी है कि इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर हम देखें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर गांव के लोगों को कोई भी हिस्सा नहीं मिलता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जाता है। लेकिन थर्ड लेवल गवर्नमेंट में, लोकल लेवल गवर्नमेंट में उनको डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग पावर मिल जाती है। दिस हेल्प टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और इस तरह से उनका डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है। आगे क्या है, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है, इससे एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी अचीव होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, अपनी खुद की सरकार बनाते हैं और डायरेक्टली डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इतना समझ गए। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन की नीड जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिकॉग्नाइज की गई थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसके आर्टिकल नंबर 40 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में प्रोविजंस थे, और बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, पावर का डिसेंट्रलाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए गए विलेज और टाउन्स के लेवल पर। देखिए क्या क्या अटेम्प्ट थे, पहले इनको देख लेते हैं। ये नाकाम कोशिशें कई बार की जा चुकी हैं, क्या क्या हैं देखिए। पंचायत इन विलेज एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स थे सब में पंचायत सेट की गई विलेजेस में, और म्यूनसिपैलिटीज सेट की गई अर्बन एरियाज में। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये क्या थी, डायरेक्टली कंट्रोल थी किसके, स्टेट गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्टली कंट्रोल में थी, जब चाहे जब वो इनसे पावर छीन सकती थी। ठीक है, और क्या है, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। और जो इनके इलेक्शंस थे वो भी रेगुलरली हेल्ड नहीं होते थे। कैसे होते थे, अब मान लीजिए 5 साल बाद हो गए, उसके बाद 7 साल बाद हो गए, उसके बाद 10 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 20 साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह से यहाँ पे रेगुलरली जो इलेक्शंस थे वो यहाँ पे हेल्ड नहीं होते थे, कंडक्ट नहीं करवाए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। और लोकल गवर्नमेंट के पास इनकी खुद की कोई भी पावर नहीं थी। पावर किसकी थी, पावर सब इनकी स्टेट गवर्नमेंट की थी, और ना ही इनके पास कोई रिसोर्स था ताकि ये डेवलपमेंट कर पाएँ। तो ये क्या था, ये नाकाम कोशिशें थी जो यहाँ पे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज इस्टेब्लिश करने के लिए की गई। तो ये क्या था, एक वीक डिसेंट्रलाइजेशन था। डिसेंट्रलाइजेशन तो यहाँ पे हुआ था, लेकिन क्या था, इफेक्टिव नहीं था। इफेक्टिव नहीं था ये, ठीक है, कोई भी इसका फायदा नहीं निकला, तो इसको इफेक्टिव नहीं कह सकते। यही यहाँ पे लिखा है, देयर वाज अ वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो इसको कह सकते हैं हम छोटा डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब इफेक्टिव नहीं है ये। अब देखिए इफेक्टिव यहाँ से बनाया गया। अब मेजर चेंज आता है यहाँ पे 1992 में। ये ईयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे खास है, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए एक स्टेप उठाया गया, एक कदम उठाया गया 1992 में, एक अमेंडमेंट ला करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यही यहाँ पे लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव।
डिसेंट्रलाइजेशन को और हमारी डेमोक्रेसी को ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया गया, यानी कि एक चेंज लाया गया, मॉडिफाई किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। कब किया गया? 1992 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट थे। ये आपको क्लास 11th में पढ़ने पड़ेंगे। इन अमेंडमेंट्स को आप ध्यान रख लीजिएगा तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं भी रखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, अब देखिए ये अमेंडमेंट जब किए गए तो कुछ चेंज लाए गए, कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ प्रोविजंस थे इस अमेंडमेंट के, वो क्या प्रोविजंस थे, वो क्या चेंजेस लाए गए, वो यहाँ पे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोविजन ये था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया कि रेगुलर पीरियड में इलेक्शंस होंगे इनके। यही यहाँ पे लिखा है, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन होंगे। पहला चेंज तो ये लाए, पहला प्रोविजन ये है इसका। उसके बाद क्या है? सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई इनके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। यानी कि जो लेस डेवलप्ड क्लासेस हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, उनको भी पार्टिसिपेशन मिल सके डेमोक्रेसी में, इसलिए इनके लिए सीट्स जो है वो रिजर्व्ड कर दी गई। ठीक है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST आप समझते होंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है? अब थर्ड प्रोविजन क्या है इसका? एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब देखिए, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया गया है यहाँ पे। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस, यानी कि 1/3 पोजीशन किसके लिए रिजर्व्ड कर दी गई? वुमेन के लिए। इससे क्या बढ़ा? वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा डेमोक्रेसी में, इससे वुमेन का अपलिफ्टमेंट हुआ। और क्या है उसके बाद? फोर्थ यहाँ पे प्रोविजन क्या है? एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। एक अलग से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, किस लिए? ये जो लोकल बॉडीज़ के लिए इलेक्शंस हैं, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से बॉडी बनाएगी। क्या नाम था उसका? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही हमारे यहाँ पे जो प्रधान जी के चुनाव होते हैं या फिर जो आपके चेयरमैन साहब के चुनाव होते हैं, उनके लिए इलेक्शन कंडक्ट यही करवाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, हर किसी स्टेट का ये। अब देखिए, जो लास्ट है यहाँ पे, लास्ट प्रोविजन क्या है इसका? द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कुछ ना कुछ पावर्स जरूर शेयर करेगी और कुछ ना कुछ रेवेन्यू जरूर शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ। ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स अपने पास ही रख लेगी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। उसको कुछ ना कुछ पावर जरूर देनी होंगी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। तो ये कुछ 5 मेजर चेंजेस किए गए, 5 मेजर प्रोविजंस हैं इसके अमेंडमेंट ऑफ 1992 के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये तो हमने देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। अब देख लेते हैं ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें से हम देखेंगे। देखिए, आपने कई बार ये बातें सुनी होंगी, पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो इस वाले पूरे ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से हम देखेंगे लोकल रूरल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? और उसको कहा जाता है पंचायती राज। इसको पंचायती राज गवर्नमेंट भी हम कहते हैं। देखिए, हर किसी विलेज में या फिर हर किसी ग्रुप ऑफ विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत किसको कहते हैं? यहाँ से पता लगेगा, ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया है। दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच। देखिए, ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं उसमें, और जो आपके प्रधान जी हैं वो भी उसी में आते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए। देखिए, ये गांव के लोग हैं, ये पूरा गांव है, ठीक है। अब इनके अलग अलग वार्ड होंगे, ये अलग अलग वार्ड से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजेंगे। ये अलग अलग वार्ड से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज दिए, तो ये वाली जो बॉडी बनी, ये इलेक्टेड बॉडी बन गई। क्या बन गई? ये बन गई ग्राम पंचायत। और ये जो इसके मेंबर्स हैं, ये बन गए पंच, सरपंच, या फिर इनको प्रेसिडेंट भी हम कह लेते हैं। तो इतना समझ गए आपके ग्राम पंचायत क्या होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत आप समझ गए। उसके बाद आगे देख लेते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। देखिए, अब इनको इलेक्ट कौन करता है? ग्राम पंचायत को इलेक्ट करता है जितने भी एडल्ट पॉपुलेशन है, 18 से प्लस के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो इलेक्ट करते हैं वोट डाल करके। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। और ये पूरे विलेज के लिए, पूरे गांव के लिए यही डिसीजन लेती है, यही डिसीजन मेकिंग करती है। कौन करती है? ग्राम पंचायत। उसके बाद है
द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब ये पंचायत तो हमने देख लिया, ग्राम सभा क्या है इसको और समझिए। देखिए जितने भी वोटर्स हैं हमारे पूरे गांव में, ये मान लीजिए गांव है, इसमें जितने भी वोटर्स हैं यानी कि जिनके पास वोट डालने का एलिजिबिलिटी है, जो भी वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं ग्राम सभा में। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। हमारे गांव के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी वोट डालने वाले लोग हैं, वो किस में हैं, वो किस में आते हैं, वो आते हैं ग्राम सभा में। वो ग्राम सभा को फॉर्म करते हैं। अब ये ग्राम सभा किसको इलेक्ट करती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। ये ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है, ठीक है, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा। और आगे क्या है, इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। देखिए ये जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा को 2 या 3 बार अपनी मीटिंग करनी रहती है पूरे ईयर में, पूरे 1 साल में 2 से 3 बार इसको साथ में आकर के मीटिंग करनी रहती है। ग्राम पंचायत का जो एनुअल बजट है उसको अप्रूव करवाने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए इसको 2 या 3 बार मीटिंग करवानी रहती है 1 साल में। और क्या करती है ये, एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसको रिव्यू करने के लिए भी इसको 2 से 3 बार बैठना रहता है पूरे साल में, ठीक है, कम से कम 2 से 3 बार बैठना रहता है, बाकी चाहे ये रोज बैठे। और क्या है आगे, द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इसका स्ट्रक्चर जाता है। इस स्टेटमेंट को अभी आप अच्छे से समझ लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक और मंडल। देखिए जब बहुत सारी पंचायत को, देखिए जब बहुत सारी ग्राम पंचायत को साथ में मिला दिया जाता है, ग्रुपिंग कर दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। यानी कि बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिलकर क्या बनता है, पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल बनता है। और आगे क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। जितने भी पंचायत के मेंबर्स हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, वो किसको इलेक्ट करते हैं, पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और आगे क्या है, ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद। देखिए जितने भी पंचायत समिति हैं, पंचायत समिति को अगर हम मिला दें, पंचायत समिति को अगर ग्रुपिंग कर दें, तो वो मिलकर बनाती हैं जिला परिषद। उसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट परिषद या फिर जिला परिषद। अब देखिए यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए एक बार, यहाँ से हम पहले सबसे नीचे से शुरू करेंगे। देखिए ये है, मान लीजिए आपका विलेज है, ये क्या है, ग्राम सभा है। ग्राम सभा कौन होते हैं, जितने भी 18 से प्लस के लोग हैं हमारे विलेज में, जितने भी वोट डालने वाले हैं, वो आते हैं किसमें, ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा किसको इलेक्ट करती है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है ग्राम पंचायत को। जब ग्राम सभा वोट देती है तो किसको देती है, ग्राम पंचायत को। यानी कि ग्राम पंचायत है, ये क्या है, ये पंच है, तो अपने यहाँ के पंचों को वोट देती है और क्या बनाती है, ग्राम पंचायत। तो ये क्या है, ये है ग्राम पंचायत। अब देखिए ये जो ग्राम पंचायत के ये जो मेंबर्स है ना, ये किसको वोट देंगे, ये वोट देंगे पंचायत समिति को। जितनी भी और भी कुछ ग्राम पंचायत होंगी साथ में, और भी कुछ ग्राम पंचायत होंगी, तो इनको मिला करके क्या बनेगा, इनको मिला करके बनेगा पंचायत समिति। ये बन गई पंचायत समिति। जितनी भी और भी ग्राम पंचायत हैं, कुछ ग्राम पंचायत को ग्रुपिंग करके बनता है पंचायत समिति, तो ये बन गई पंचायत समिति, ठीक है। अब देखिए जितनी भी यहाँ पे और भी कुछ पंचायत समिति होंगी, तो उनको मिला करके बनेगा एक डिस्ट्रिक्ट, तो इनको मिला करके बनेगा एक डिस्ट्रिक्ट। तो ये आप अब समझ गए। सबसे पहले कौन है, सबसे छोटी है ग्राम सभा। ग्राम सभा किसको वोट देगी, अपने यहाँ के पंच को, सरपंच को, और उस इलेक्टेड बॉडी को कहेंगे हम ग्राम पंचायत। उसके बाद बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिलकर बनेगी एक पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर उसको मंडल भी बोल देते हैं। अब बहुत सारी पंचायत समिति को मिलाकर बनेगा जिला परिषद। तो इतना आप समझ गए इसका स्ट्रक्चर, ये होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका। मोस्ट मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। बहुत सारे मेंबर जो होते हैं जिला परिषद के, ज़्यादातर इलेक्टेड ही होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोकसभा के भी मेंबर्स हैं और एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हैं, और उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, निवासी हैं। सम अदर ऑफिशियल्स, कुछ अदर ऑफिशियल्स भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और देखिए ये जानने वाली बात है, जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद जो है, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन है वो किसका पॉलिटिकल हेड होता है, जिला परिषद का। तो ये कुछ नाम एकदम कंफ्यूजिंग सा है, लेकिन इसको इस तरह से याद कीजिएगा। देखिए जो जिला परिषद है उसका हेड कौन होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। तो हमने ये देख लिया है कि लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए हम देख लेते हैं जो लोकल बॉडीज होती हैं अर्बन एरियाज में, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हम देख लेते हैं।
सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। देखिए जैसे हमने देखा लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है विलेज के लिए, इसी तरह से शहरों के लिए भी होती है। तो देखिए दो तरह की होती है यहाँ पे अर्बन एरियाज में, दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं। एक तो होती हैं टाउन्स के लिए जो छोटे शहर हैं, और एक होती हैं बिग सिटीज़ के लिए जो बड़े शहर हैं उनके लिए। तो छोटे शहर के लिए यानी कि टाउन्स के लिए कौन सी होती है लोकल गवर्नमेंट, ये होती है म्यूनसिपैलिटीज़। तो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं टाउन्स के लिए, और बिग सिटीज़ जो बड़े बड़े शहर हैं उनके लिए होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए बोथ म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए ये जो बॉडी है इलेक्टेड बॉडी है म्यूनसिपैलिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है जिसको लोगों ने वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, जिसको लोगों ने वोट देकर इस बॉडी में पहुंचाया है, जिताया है इलेक्शन में, वही इसको कंट्रोल करते हैं म्यूनसिपैलिटीज और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। अब देखिए म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड कौन होता है? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? इसका पॉलिटिकल हेड होता है मेयर। इसको मेयर कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पॉलिटिकल हेड को। तो यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड कौन हो गया? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड कौन हो गया? मेयर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जिला परिषद का पॉलिटिकल हेड कौन हो गया? जिला परिषद चेयरपर्सन। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया दोनों गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्बन वाली के भी बारे में और ये विलेज लेवल वाली के बारे में। तो देखिए यहाँ तक हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी कुछ जानकारी बाकी रह गई है, उसको और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ खूबियाँ और खामियाँ की बात करेंगे हम। देखिए दिस सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो न्यू सिस्टम है हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश करने का, तो ये क्या है? ये दुनिया भर के लिए एक लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि इतने बड़े लेवल पर लोकल गवर्नमेंट किसी भी कंट्री ने अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किए हैं, इतने बड़े लेवल पर जितने हमने किए हैं हमारी इंडिया ने। हमारे यहाँ पे क्या है? हमारे यहाँ पे लगभग 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटी लेवल के। तो इतनी 36 लाख किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं है, कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन भी 36 लाख नहीं है, लेकिन इतने यहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यानी कि डेमोक्रेसी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है यहाँ पे। और क्या है? दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वही मैंने जो बोला कि 36 लाख यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोकल लेवल पर। ठीक है, तो इतनी तो किसी न किसी कंट्री की यहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं होती है, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड के। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। ये जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है लोकल गवर्नमेंट्स को, तो इससे क्या हुआ है? डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा डीपन हुई है। डीपन मतलब ग्राउंड लेवल तक यहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, ग्राउंड लेवल तक डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। और इसी की वजह से वुमन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है, वुमन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है और वुमन का अपलिफ्टमेंट भी हुआ है। वुमन को भी डिसीजन मेकिंग पावर में शामिल किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से वुमन रिप्रेजेंटेशन भी मिला है। और क्या है? वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। और वुमेन्स की जो वॉइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज हुई है हमारे डेमोक्रेसी में। लेकिन अब ये तो हमने कर ली कुछ अच्छाई की बातें, ये तो कुछ देख ली हमने खूबियाँ क्या हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खामियाँ भी बहुत हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं अभी भी। क्या है? वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए देखा जाता है कि इलेक्शंस तो रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं, एंथुसियास्टिकली उमंगों से कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा है जिसको बैठना था एक साल में 2 से 3 बार, वो नहीं बैठती है, वो कंडक्ट नहीं करवाई जाती है ग्राम सभा। तो ये एक खामी है, इसको भी सुधार करने की ज़रूरत है। और क्या है? मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी पावर को ट्रांसफ़र नहीं किया है लोकल गवर्नमेंट तक, तो ये भी एक खामी है यहाँ पे। नोर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सफिशेंट रिसोर्सेज, एडुकेट रिसोर्सेज नहीं दिए हैं लोकल लेवल की गवर्नमेंट को। तो ये खामियां हैं कुछ। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमें और ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है इसमें, अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये 3 खामियां हमने देखी, इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या कहता है देख लेते हैं। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट।
तो अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा दूर लगते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को रियलाइज़ करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो ये हमने देख ली कि ये थी खूबियाँ और ये थी खामियाँ। तो हमने अच्छे से इसको चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसके पॉसिबल क्वेश्चन क्या-क्या यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके 5 प्रोविज़न्स क्या हैं वो आपको मेंशन करने हैं। तो ये 5 प्रोविज़न्स आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद ये जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। और उसके बाद ये जो अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरिया की लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रख लेना है ये। उसके बाद है यहाँ से देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से ही बन जाएगा डिसेंट्रलाइज़ेशन को लेकर, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है लिंग्विस्टिक स्टेट के ऊपर कि क्या होते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट, और ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो लिंग्विस्टिक के बेसिस पर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो उनको भी आपको लिख देना है। और क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी बन सकता है कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो आप ये तीनों टॉपिक्स, आप तीनों सब टॉपिक्स अच्छे से लिख दीजिएगा। तो इसी तरह से हमने पूरे चैप्टर को फेडरलिज्म को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 था ये आपका पॉलिटिकल साइंस का, जिसको आप सिविक्स बोलते होंगे। तो उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ लेना है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर लिख दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर के नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगे। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है पावर शेयरिंग, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के उसको देख लीजिएगा। और जितने भी यहाँ से सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 10th में, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस वीडियो हमने बना के रखे हुए हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हेल्पफुल रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइएगा। चलिए फिर यहीं पे इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से एकदम। जय हिंद।